तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है डिमांड। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज डिमांड? डिमांड होती क्या है? कुछ लोग डिमांड को डिफाइन करते हैं कि मेरे मन में जो इच्छा है वही डिमांड है। हर इंसान के मन में इच्छा होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर इच्छा ना हो। हर इंसान अपने आप को अंबानी समझता है। हर इंसान का सपना होता है कि फ्यूचर में मैं एक एरोप्लेन खरीदूंगा और इस एरोप्लेन से पूरी दुनिया घूमूंगा। हर इंसान का एक टारगेट होता है कि वर्ल्ड के हर कंट्री में मेरा एक अपना मकान हो। तो इच्छा कभी भी डिमांड नहीं हो सकती है। ये जो इच्छा हमारे दिमाग में आती है, हमारे सपने होते हैं। इच्छा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे सपने होते हैं। ये सपने जब प्रभावी हो जाते हैं, याद रखिएगा, कहते हैं ना कभी कभी सपने में हमको वो चीज दिखने लगती है। तो जब हमारी इच्छा प्रभावी हो जाती है तो वो इच्छा जो प्रभावी इच्छा हमारी है, ये इच्छा कहलाने लगती है आवश्यकता। आपके दिमाग में वो बात चलने लगती है। दिमाग में चलने का मतलब होता है कि आप दिन रात उसी के विषय में आप सोचने लगते हो। तो वो हमारे पास क्या होती है? आवश्यकता बन जाती है। लेकिन आवश्यकता कभी भी डिमांड नहीं होती है। कभी भी आपकी आवश्यकता, आपको बहुत चीजों की आवश्यकता है, आप इंस्टीट्यूट जाते हो पैदल, आप मार्केट पैदल जाते हो, आपको एक गाड़ी की आवश्यकता है, बट वो डिमांड नहीं कहलाएगी। हर आवश्यकता डिमांड नहीं होती। इन फ्यूचर में जब कोई आपकी आवश्यकता प्रभावी आवश्यकता में कन्वर्ट हो जाए, प्रभावी आवश्यकता में कन्वर्ट हो जाए, नहीं अब मुझे एक स्कूटी की आवश्यकता है तो है। तो जब कोई आपकी आवश्यकता प्रभावी आवश्यकता में हो जाती है तो वो आपकी मांग में कन्वर्ट हो जाती है। बट उसके लिए इसेंशियल कंडीशन है मांग होने के लिए कि आप इस वस्तु के लिए मुद्रा देने को तैयार हो, आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो। दूसरी चीज, एक पर्टिकुलर टाइम में परचेजिंग हो, एक निश्चित टाइम पर परचेजिंग हो। तो इस प्रकार ये वो प्रभावी आवश्यकता जिसके लिए एक निश्चित समय में हम उसके लिए आवश्यक मुद्रा खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो मांग कहलाएगी। क्लियर है? यानी जो हमारे पास मांग होती है वो मांग एक प्रकार से प्रभावी इफेक्टिव आपकी नीड्स होती है। हर इंसान किराए के कमरे पे शुरू में रहता है जब स्टूडेंट्स लाइफ होता है, लेकिन इच्छा उसकी होती है कि मेरा अपना मकान हो, बट वो मकान लेता नहीं। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसके पास मनी नहीं होती। उसकी इच्छा भी प्रभावी नहीं हुई। जब प्रभावी इच्छा कन्वर्ट हो जाती है आवश्यकता में और आवश्यकता कन्वर्ट हो जाती है प्रभावी आवश्यकता में और वो मांग के रूप में हमारे पास आ जाती है, लेकिन मांग तब तक नहीं कहलाएगी जब हम उसके लिए एक निश्चित मुद्रा देने को तैयार नहीं होंगे और एक निश्चित टाइम पर ये ना हो। और थर्ड एक पॉइंट आता है, एक बाजार की उपलब्धता हो। कभी कभी हम, जैसे हम लोग पहाड़ पर रहते हैं, ठीक है, पहाड़ पे बहुत चीजों की मांग भी है, मुद्रा भी है, टाइम भी है, बट मार्केट नहीं है। उत्तराखंड में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तीनों चीजें होती है। कभी कभी हमने देखा प्रभावी आपकी आवश्यकता होती है, मंदी प्रभावी आवश्यकता का मतलब प्रभावी आवश्यकता है मतलब मांग है। दूसरी चीज क्या होती है? आपके पास मुद्रा है, यू हैव द मनी, आपके पास मुद्रा है और उस मुद्रा को खर्च करने की इच्छा शक्ति है, आप खर्च भी करना चाहते हो। थर्ड चीज होती है कि आपके पास एक निश्चित समय है और पांचवी चीज आपके पास है बाजार की उपलब्धता के अभाव में। अगर बाजार नहीं है तो ये सारी चीजें मांग में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये आपको याद रखना होगा कि मांग होने के लिए ये कंपोनेंट होना अनिवार्य है। प्रभावी आवश्यकता होना, मुद्रा की खर्च करने की इच्छा, मुद्रा होना प्लस उसको खर्च करने की इच्छा होना और उसके साथ ही साथ एक निश्चित समय होना और बाजार की उपलब्धता होना। तो ये एक मांग के लिए आवश्यक कंपोनेंट कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि डिमांड यानी आपकी क्या मांग एक प्रकार से प्रभावी आवश्यकता है, प्रभावी आवश्यकता है जिसके लिए हम मुद्रा देने को तैयार हैं।
और उस मुद्रा जिसके लिए मेरे पास वो मुद्रा है, मुद्रा को व्यय करने की मेरे पास इच्छा है, एक निश्चित समय है और साथ ही साथ बाजार की उपलब्धता है। मान लीजिए आप ऐसी चीज मांग रहे हैं जो बाजार में उपलब्ध ना हो, तो वो प्रभाव की कभी भी डिमांड में कन्वर्ट नहीं होती है। तो अगर इतने कंपोनेंट्स को आप मिला दोगे तो ही आप कहोगे दिस इज द डिमांड। आप कभी देखिए सेल्समैन से जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो पहले देखा जाता है कि उस एरिया के लोगों के पास मुद्रा है कि नहीं है, ठीक है, इच्छा खर्च करने की है कि नहीं। आप जाइए गांव के मेले में चले जाइए, गांव के मेले में आप देखिएगा कॉस्मेटिक सामान मैंने देखा मोस्टली वो होता है आपका डुप्लीकेट होता है, यानी 2 रुपीज वाला 3 रुपीज वाला या हर माल 5 रुपए वाला। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों के पास उतनी मनी नहीं होती, मनी भी होती तो इच्छा नहीं होती, ठीक है, एक बाजार उपलब्ध कराया जाता है। तो गांव के लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी न होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हर माल 5 रुपए, हर माल 10 रुपए, और आप देखना मोस्टली डुप्लीकेट सामान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गांव के लोग अधिकतर ये माना जा रहा था आज से 10 या 20 साल पहले कि वो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो अगर आप फेयर एंड लवली खरीदते तो फेयर एंड लवली कर देंगे, ओके। तो ऐसे उसका नाम लिखेंगे फेयर एंड लवली को कि वो गांव की महिलाएं समझ ही नहीं सकती कि वो क्या ओरिजिनल प्रोडक्ट का नेम है। तो आप देखिएगा मोस्टली तो वहां पर क्या होता है कि मुद्रा के अभाव के कारण मार्केट फेल हो जाती है। तो प्रभावी आवश्यकता तो होती है, वहां डिमांड तो कन्वर्ट होती है, बट एक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो मांग के लिए ये कंपोनेंट होना आवश्यक है। दूसरी चीज क्या होती है, मांग को जो निर्भर करते हैं, मांग को डिटरमाइनिंग जो तत्व है, मांग जो निर्भर करती है वो सबसे ज्यादा निर्भर करती है उसी वस्तु के मूल्य से। मांग तभी संपन्न हो सकती है जब उस वस्तु का मूल्य, दूसरी उपभोक्ता की आय, तीसरा टेस्ट जिसको कहते हैं आप स्वाद, ठीक है, इस तरह करके और क्लाइमेट कंडीशन ईटीसी कई चीजें हैं जो किसी वस्तु की मांग का निर्धारण करते हैं। यानी जो हमारी मांग होती है वो मांग इतने कंपोनेंट से निर्धारित होती है। आपने एक स्टडी किया होगा, स्टडी क्या होता है, 2 प्रकार के वेरिएबल होते हैं चर, एक होता है आपका स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर, ठीक है, एक न्यूट्रल होता है बट हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे, आश्रित चर। इकोनॉमिक्स में आपको ये 2 की पहचान करना अनिवार्य है। स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसका मान स्वयं से बदलता है, आश्रित चर वो होता है जिसका मान दूसरों पर निर्भर करता है। जैसे आपका पॉपुलेशन एंड टाइम ले लो, पॉपुलेशन एंड टाइम, टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होता है, टाइम के साथ पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, तो कहेंगे टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पॉपुलेशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह यहाँ पे डिमांड हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है और मूल्य, आय, स्वाद, क्लाइमेट कंडीशन ईटीसी दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट इन वेरिएबल में यदि कोई परिवर्तन आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसके परिणाम स्वरूप डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर मांग में परिवर्तन करने के मुख्य तत्व हैं मूल्य। सबसे ज्यादा आपका जो मांग निर्धारित होता है वो मूल्य। आप जाते हो मार्केट में, सबसे पहला वर्ड आपका होता है भैया ये क्या रेट दोगे, ठीक है, पहला चीज। दूसरी आपकी इनकम, आपके पास पर्स में पैसे हैं कि नहीं है। तीसरी चीज टेस्ट, कभी कभी मूल्य और आय को आप दोनों को इग्नोर करते हो। क्यों इग्नोर करते हो? क्योंकि टेस्ट आपका मेन कंपोनेंट बन जाता है। आप टेस्ट के चक्कर में मूल्य को मिलेगा, चाहे जो रेट का मिले मैं लूंगा, चाहे मेरे पास आय हो चाहे ना हो। जैसे कहते हैं कि धीरू भाई अंबानी जी जब पेट्रोल पंप में वर्क किया करते थे तो 90 रुपए पाते थे और 90 रुपए में से 45 रुपए की एक कॉफी हाउस में कॉफी पीते थे। यानी कोई व्यक्ति 90 रुपीज पर डे अर्न करता था, उसमें से 45 रुपीज की वो कॉफी पीता था। मतलब वो उसकी सोच ये थी कि मैं जीऊंगा लाइफ में तो अच्छे से जीऊंगा। यानी 50% अपनी सैलरी का वो क्या करते थे, एक अच्छे कॉफी हाउस में कॉफी पीते थे। तो इसका मतलब होता टेस्ट इज इम्पोर्टेंट, वहां पे प्राइस एंड इनकम इज द नॉट इम्पोर्टेंट। तो वो कभी कभी क्लाइमेट कंडीशन ऐसा हो जाता, आज का मौसम ये है, पकौड़े खाने प्याज जैसे के लिए हो जाए। तो
ये मांग को डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं, ये जो मांग को निर्धारित करते हैं। तो हमने डिस्कस क्या किया, व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड आपको क्लियर हो गई है। नाउ प्रश्न उठता है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या है, मांग का नियम क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है। ये जो आपका काफी परेशान करने वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि डिमांड जो होती है, अभी हमने बताया कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम ईटीसी। जैसे आप इसका इनकम का भी एक फलन है, टेस्ट का भी फलन है, इनसे निर्धारित होता है डिमांड। बट हम इनको अभी इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, टेस्ट एंड इनकम को हम मान लेते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये मूल्य का फलन है। अब अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु, याद रखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही सबसे पहले परिवर्तन होगा, तब डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन होगा। आप गलती मत कर देना डिपेंडेंट में पहले चेंज कर ले। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में मैंने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करते देखा है, ही या दे कैन नॉट आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। वो कभी नहीं पहचान पाते कि डिपेंडेंट स्पेस कौन सा, इंडिपेंडेंट कौन सा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके साथ सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। ठीक है, याद रखें कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट में चेंज हो जाएगा, बट टाइम लगेगा इसको चेंज होने के लिए। ओके, कभी भी कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट में चेंज हो सकता है। सपोज दैट आज हम और आप दो लोग स्टडी कर रहे हो, ठीक है, माई सेल्फ डॉक्टर एस.के. सिंह, ठीक है, और आप मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स, दो लोग हैं। तो बताइए यहां पर डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। आप साथ साथ कहोगे सर हम लोग डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप चाहो तो टाइम चेंज कर सकते हो, कभी भी आप पढ़ा सकते हो ना। ठीक है, अगर मैं जो जैसा टाइम रखूंगा आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे जो, लेकिन कल को आप स्टूडेंट हो और कल को आप लेक्चरर बन जाते हो, लेक्चरर बन जाते हो तो आप वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाओगे और आपके स्टूडेंट जो इंटर कॉलेज में पढ़ेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके वो हो जाएंगे डिपेंडेंट। तो देखिए यही वेरिएबल, आज आप डिपेंडेंट वेरिएबल हो, कल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाओगे। तो एक निश्चित समय में एक व्यक्ति केवल एक रोल अदा करता है, या तो वो डिपेंडेंट होता है या तो इंडिपेंडेंट होता है। आज अपने माँ बाप पे आप डिपेंड हो, तो मम्मी पापा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप डिपेंडेंट वेरिएबल। कल को आप मम्मी पापा बनोगे तो आप क्या हो जाओगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाओगे, अदर डिपेंडेंट। तो एक टाइम पर एक कंडीशन होती है, दूसरे टाइप पे चेंज होता है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना, इसीलिए टाइम की बात लॉ ऑफ डिमांड में हरदम की जाती है। एक निश्चित समय में, समय वर्ड जरूर जोड़ा जाता है, तो एक निश्चित समय में क्या होता है, किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य पर निर्भर करता है। ओके, किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग क्या होगी, उसकी मांग कम हो जाएगी। यदि उस वस्तु का मूल्य कम हो तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही आपका लॉ ऑफ डिमांड है, यही मांग का नियम है। यही नियम आपका सामान्य जीवन में कार्य करता है। तो ये किसी वस्तु के यदि मूल्य में परिवर्तन होता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, यदि मूल्य यदि बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाना, और यदि मूल्य कम हो जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाना, यही लॉ ऑफ डिमांड है, यही मांग का नियम है। ये याद रखिएगा। कभी आपको कंफ्यूजन, लाइफ में आपको ऐसा ही हर जगह दिखेगा। आप सेल्स लगती है, आप देखते हो बड़े बड़े वो सेल्स लगाते हैं बिग बाजार, ऐसा कांच के नीचे से लगाएंगे कि आपको दिखाई पड़े प्राइस डिक्लाइन या सेल्स 20% ऑफ, और लास्ट में आप जाओगे दुकान के अंदर तो क्या लिखा रहेगा, 5000 की शॉपिंग पर
आपको 25% ऑफ मिलेगा। 5,000 की कौन शॉपिंग करेगा? तो ये एक प्रकार का अट्रैक्शन पॉइंट होता, क्योंकि उनको पता है कि प्राइस का रेट कम देख करके लोग डिमांड करने के लिए जरूर आएंगे, और जब कोई बिग बाजार के अंदर जाता है तो फिर कुछ ना कुछ लेकर के निकलता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड आपका क्लियर हो गया। तो इसको देखते हैं, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है, मांग कम होती है, और मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। कभी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यह नाम से लगता लॉ ऑफ डिमांड कोई बहुत बड़ी चीज होगी, नहीं, एक नॉर्मल लाइफ में जो आप देखते हो वही लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, प्रश्न कभी कभी मैंने देखा, बहुत से क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स मेरे परेशान रहते हैं, कहते हैं सर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है। ठीक है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु की वो उल्टा चलने लगते हैं, कभी कभी अगर मांग बढ़ती है तो मूल्य क्या होगा? वो कहते हैं इधर से अगर चलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल से चलते हैं, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो फिर आपका मांग का नियम कार्य नहीं करेगा, मूल्य भी बढ़ेगा, और मांग घटेगी तो मूल्य भी घटेगा। इसको हम लोग आगे की स्टडी में रखते हैं। जब आप एडवांस स्टडी करते हो तो इसको इनवर्स डिमांड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, और ये स्टडी आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत की जाती है। तो आप ये जान लेना कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट पर इंपैक्ट चेक करेंगे तो ये लॉ ऑफ डिमांड वहीं पर कट जाएगा। आपसे एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या लॉ ऑफ डिमांड कभी वर्क नहीं करता? यस, अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ चले, यानी डिमांड में परिवर्तन होने से प्राइस में परिवर्तन को, इंपैक्ट को स्टडी करने लगे, तो हमें लॉ ऑफ डिमांड का खंडन मिल जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, उन्होंने केवल आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए ऐसा पूछ लिया कि आपका आईक्यू काम कर रहा है कि नहीं, आप प्रॉपर्ली जानते हो कि नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसकी टेस्टिंग के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। नाउ मैं इसको रेखा चित्र में वही, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य प्राइस है 10 रुपए है, सपोज है 10 रुपीज है, उसकी डिमांड जो है वो 100 यूनिट्स है। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ करके 20 रुपीज हो जाता है तो डिमांड जो होती है वो डिक्लाइन करके 50 हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने डेटा बनाया, चलिए इसको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर OX आपका क्या है, आधार अक्ष है, जहां पर वस्तुओं की मात्रा को लिया गया है, आपका Y एक्सिस है, यहाँ पर हमने प्राइस को लिया है। ठीक है, अब क्या होता है, ये मेरे पास एक मांग रेखा है जिसे मैं DD के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए है, देखिए किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए है, तो उसके मांगी गई मात्रा कितनी थी, 100 यूनिट। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, देखिए मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे ही इंपैक्ट के बाद मैं डिपेंडेंट पे जाता हूं, आपको एग्जाम में डिफाइन भी ऐसे करना पड़ेगा। जब किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए होता है तो उसकी मांगी गई मात्रा 100 होती है। जब उस वस्तु का मूल्य बढ़कर के 20 रुपीज हो जाता है तो उसकी मांगी गई मात्रा घट करके 50 हो जाती है। ठीक है, प्रथम हमारा संतुलन बिंदु A है, द्वितीय हमारा संतुलन बिंदु B है। इन रेखाओं को मिलाने वाली रेखा हमारी मांग रेखा कहलाती है, जो ऋणात्मक ढाल की है, दैट हैव द निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप यानी निगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि मूल्य और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब चलिए दूसरे तरीके से इसको स्टडी करते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये कहता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए है तो उसकी मांगी गई मात्रा 50 इकाई है। जब किसी वस्तु का मूल्य डिक्लाइन करता है, 10 हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ करके 100 हो जाती है। thus we can come at a equilibrium point। इस प्रकार हम A संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं।
ओके, ए संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये क्या देखें कि अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य कम हुआ तो मूल्य कम होने से उसकी क्वांटिटी या डिमांड बढ़ गई। ओके, हम वर्क कर रहे थे कि लॉ ऑफ डिमांड पर काम कर रहे थे। लॉ ऑफ डिमांड पर हमने ये देखा कि जब इकोनॉमी में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की परचेज की गई मात्रा यानी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। और हमारे पास मान लीजिए इनिशियल प्राइस P1 है, OP1 है, तो हमारी परचेज की गई मात्रा OQ1 है। अगर मूल्य हमारा बढ़ करके OP2 हो जाता है तो हमारी खरीदी गई मात्रा घट करके OQ2 हो जाती है। इसी प्रकार जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो वस्तु का मूल्य कम होने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी को लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड हो जाता है। अब हमारे पास आता है, एक स्पीकर ऑन है किसी का, चलिए दूसरी चीज हमारे पास आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास है शिफ्टिंग द डिमांड कर्व। ठीक है, एक हमारे पास ये होता है कि हमारी जो मांग वक्र है वो कैसे शिफ्ट हो जाता है, इसमें परिवर्तन कैसे आता है। व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व? पहला वर्ड हमारा यूज है शिफ्टिंग द डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र में परिवर्तन। और पहला है मांग वक्र में परिवर्तन और दूसरा है मांग में वृद्धि या कमी। मांग में वृद्धि या कमी, दो वर्ड बड़े यूज होते हैं। आप इसको देखिएगा, ये स्पेशली टॉपिक NCERT में भी रखा गया, स्पेशल टॉपिक। ठीक है, ये अधिकतर कंफ्यूजन थोड़ा सा लोगों को क्रिएट होता है। अब देखिए, मांग वक्र में परिवर्तन, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना हो, जब किसी वस्तु का ना तो मूल्य बढ़े ना तो मूल्य घटे, यानी मूल्य में कोई परिवर्तन आपको ना दिखाई पड़े, अदर कारणों से उस वस्तु की मांग बढ़ जाए तो इसे हम अदर थिंग्स के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए या घट जाए तो इसे हम मांग में परिवर्तन या शिफ्टिंग इन द डिमांड कहेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग द डिमांड, शिफ्टिंग द डिमांड, शिफ्टिंग द डिमांड जब किसी वस्तु के क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन मूल्य के बिना कोई अदर कारण से आ जाए, जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए, किसी व्यक्ति का टेस्ट अच्छा लगे, किसी क्लाइमेट कंडीशन ऐसा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इसे शिफ्टिंग इन डिमांड। आई एम जस्ट रिपीटिंग, जब मूल्य के बिना, यानी मूल्य जिसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा न करे और फिर भी मांग में परिवर्तन दिखाई पड़े। A shifting of the demand is when determined of other than price, यानी मूल्य के अलावा अन्य फैक्टर डिमांड को डिटरमाइन करे तो वो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कहलाएगा। क्लियर है? देखो डिमांड, देखिए OP1 प्राइस है, OP1 प्राइस है। प्रारंभ में मान लीजिए हम डिमांड कर्व D1 पर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा E1 है और खरीदी गई मात्रा OQ1 है, इतनी मात्रा को हम लोग परचेज कर रहे हैं। अब देखिए वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। Q इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम एंड टेस्ट। अब वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण उस व्यक्ति की नौकरी छिन गई है, जिसके कारण इनकम कम हो गई। तो जब ये इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिक उसकी मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इनकम ना होने के कारण उसकी मांग कम हो गई है, तो हमारा डिमांड पर उसी मूल्य पर अब हम इतना आटा दाल चावल खरीद रहे हैं, कितना, OQ2। Thus we come at E2 point। क्लियर है? हम कहां पर आ जाते हैं, E2 बिंदु पर आ जाते हैं। तो देखिए उसी मूल्य पर
पहले मेरा संतुलन बिंदु E1 था, अब मेरा संतुलन बिंदु E2 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही मूल्य है और मेरी नौकरी लग जाती है, मैं पीजीटी लेक्चरर हो जाता हूं, तो मेरी इनकम बढ़ गई। अब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, अच्छी चीजें, हो सकता है मैं कलर टीवी अच्छा वाला ले आऊं, स्मार्ट टीवी के ले आऊं, तो मेरी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसी मूल्य पर मेरी खरीदी गई मात्रा, अब मैं D3 पर आ जाऊंगा। और देखिए इसी मूल्य पर मेरी खरीदी गई मात्रा पहले से इंप्रूव हो जाती है, दैट इज Q3 हो जाती है। तो देखिए जब अर्थव्यवस्था में, जब इकोनॉमी में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न हो, अन्य कारणों से डिमांड में परिवर्तन हो, चाहे डिमांड बढ़े या घटे, चाहे इनकम के कारण और चाहे टेस्ट के कारण, चाहे क्लाइमेट के कारण, ये कोई भी कारण हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी में जब किसी वस्तु का शिफ्टिंग ऑफ डिमांड होती है, तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का यह सीधा मतलब होता है कि इकोनॉमी में वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा इनकम या अदर फैक्टर्स के कारण बढ़ जाती है या घट जाती है, यानी वहां पर प्राइस न्यूट्रल होता है। जब प्राइस न्यूट्रल हो और अदर कारण, चाहे आपका इनकम हो, चाहे आपका क्या कहते हैं टेस्ट हो, चाहे क्लाइमेट कंडीशन हो या अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन आता है, यानी वहां पर प्राइस स्थिर रहता, निश्चित प्राइस पर डिमांड लाइन ही बदल जाती है। देखिए ये लाइन से यहाँ और यहाँ से हम यहाँ मान जाते हैं, तो निश्चित मूल्य पर जब मांग की रेखा है वो आगे पीछे खिसकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चेंज इन शिफ्टिंग इन द डिमांड। नाउ है हमारे पास चेंज इन डिमांड, यानी मांग में वृद्धि या कमी। मांग में वृद्धि या कमी का जो कारण होता है, मांग में वृद्धि या कमी जब किसी वस्तु में, जैसे डिमांड है, ये डिमांड है और डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, हमने बताया प्राइस पे निर्भर करता है, इनकम पे निर्भर करता है और आपका टेस्ट ईटीसी कई चीजें। तो जब मूल्य के कारण मांग में परिवर्तन हो, अदर कारण स्थिर है। अभी अदर कारण थे इसके पूर्व, अब यदि मूल्य में परिवर्तन, मूल्य बढ़े या घटे, जिसके परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन हो, तो हम इसे चेंज इन डिमांड कहेंगे। ये आपकी मांग रेखा है, मांग रेखा दैट हैव द नेगेटिव स्लोप, और जहां पर देखिए मूल्य ये है, मांगी गई मात्रा मूल्य P1 है, मांगी गई मात्रा Q1 है। जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, मूल्य OP2 हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप मात्रा बढ़ करके क्या हो जाती है, OQ2 हो जाती है। तो जब हम एक ही मांग रेखा पर चले, ऊपर या नीचे चले, तो इसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो शिफ्ट इन डिमांड में एक ही मूल्य पर हम कई मांग रेखाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये मांग रेखा आपका D1 है, ये D2 है, जबकि इसमें एक ही मांग रेखा होती है, इसमें कई मांग रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी जब एक ही मांग रेखा पे हम क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, किसके कारण, मूल्य के कारण, तो उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। जब निश्चित मूल्य पर किसी अदर कारण से हम लोग आगे पीछे जाते हैं, तो इसे शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। नाउ हमने ये चेंज इन डिमांड देखा, प्रारंभ में मूल्य OP1 है, तो मांगी गई मात्रा OQ1 है। जब मूल्य बढ़कर OP2 हो जाता है, तो देखिए हम A पॉइंट से आ जाते हैं B पॉइंट पर, तो ये हमारे पास चेंज इन डिमांड का एग्जांपल है कि जब मांग रेखा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, उसी मांग रेखा पर, और दूसरे बिंदु से प्रथम बिंदु या अदर बिंदु C बिंदु पर चले जाएं, तो इसे हम चेंज इन डिमांड की संज्ञा देते हैं। तो चेंज इन डिमांड ये कहलाएगा। नाउ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, याद रखिए, हम जानते हैं, अब हमारे पास, हमने यहाँ पर केवल दो कंपोनेंट लिया है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। हमने केवल ये मान लिया है कि अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो मूल्य द्वारा निर्धारित होती है। डेफिनेशन क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की,
ध्यान सुनिएगा, ये जो हम बोल रहे हैं, अब बोलने जा रहे हैं, ये आपके लिए नोट करने वाला पॉइंट बनेगा, बट आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स में आप देख लीजिएगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप मांग में हुए अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुए मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहा जाता है। क्लियर है? यानी सबसे पहले आप प्रतिशत परिवर्तन किसमें देखेंगे? मूल्य में। फिर प्रतिशत परिवर्तन किसमें देखेंगे? मांग में। तो इस प्रकार होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू प्रतिशत परिवर्तन किसमें? प्राइस में। तो प्रतिशत परिवर्तन किसमें? मांग में। क्लियर है? तो जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हुए मांग में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात इसीलिए डिवाइड में रखा गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब ये ईडी के नाम से जानते हैं। अब प्राइस में 5 प्रकार की इलास्टिसिटी हम लोग देखेंगे। पहला है, हम पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट इलास्टिसिटी, यानी इकाई के बराबर। जब किसी वस्तु के मूल्य में जो प्रतिशत परिवर्तन हो, जो भी प्रतिशत परिवर्तन हो 10% ऊपर या नीचे, उसके परिणाम स्वरूप डिमांड में भी प्रतिशत परिवर्तन 10% की ही हो। यदि मूल्य में कोई परिवर्तन हो तो उसके परिणाम स्वरूप डिमांड में भी वही प्रतिशत परिवर्तन हो, तो ये अगर प्रतिशत परिवर्तन बराबर है तो हम कहेंगे यूनिट इलास्टिसिटी है वहां पर। क्लियर है? यानी मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मान लीजिए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 10%, और मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 10%। मांग, यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा तो मूल्य भी 10%, मूल्य 10% बढ़ा तो मांग 10% घटी। दोनों का परसेंटेज जब समान हो तो उसे हम इकाई के बराबर लोचदार मांग कहेंगे। और यहाँ पर ये डिमांड रेखा है, देखिए प्रारंभ में मूल्य मान लो P1 है, खरीदी की मात्रा Q1 है, अब मूल्य 10% घट जाता है, ठीक है, और 10% घटने के बाद ये 10% घटता है और नया मूल्य आ जाता है OP2। उसके परिणाम स्वरूप 10% मांग बढ़ जाए किसी कारण से। तो देखिए ये स्पेस जितना था उतना ही स्पेस देखिए इधर बढ़ गया ना, तो ये 10% डिमांड बढ़ जाए तो हम आ जाते हैं Q1 से Q2 एंड वी कम एट A टू B पॉइंट, A से B पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार 10% की वृद्धि, मान लीजिए 10% मूल्य बढ़े तो मांग भी 10% कम हो जाए। तो जब मांग मूल्य में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन का अनुपात बराबर होता है तो वहां हम कहेंगे इलास्टिसिटी इकाई के बराबर है। नाउ दूसरा हमारे पास है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का तात्पर्य होता है जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा परिवर्तन हो, थोड़ा प्रतिशत परिवर्तन हो, मान लीजिए 10% का परिवर्तन होता है, 10% मूल्य बढ़े या घटे, उसके परिणाम स्वरूप मात्रा में 10 से अधिक का प्रतिशत का परिवर्तन हो, यानी मूल्य की अपेक्षा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो, चाहे 10-20% हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 10% घट जाता है, 10% घट जाता है, तो उसकी मांग में परिवर्तन 20% बढ़ने का आता है। तो हम क्या कहेंगे? अगर ऐसा कुछ रिजल्ट मुझे मिलता है तो मैं कहूंगा वहां पर अधिक लोचदार मांग होगी, लोचदार मांग होगी। देखिए यहां पर प्रारंभिक मूल्य OP1 है, मांगी गई मात्रा OQ1 है, मूल्य घट करके OP2 हो जाता है, मांगी गई मात्रा OQ2 हो जाती है। तो देखिए मूल्य में 10%, देखिए कम स्पेस आप देख रहे हो ना, 10 कम स्पेस, यहाँ पर स्पेस आप देखिए ज्यादा है, ये देखिए स्पान ज्यादा है 20% का। तो देखिए यहाँ पर 20% डिमांड बढ़ जाती है, 10 वी आर कम एट A टू B पॉइंट। तो इसे हम कहेंगे, इसकी ढाल देखिए, ये जो मांग वक्र है देखिए इसकी ढाल कम है,
किसके? इकाई के बराबर। देखिए इसकी ढाल यहाँ पे ज्यादा थी बट यहाँ पे ढाल कम हो जाती है। ओके, थर्ड है आपका इनइलास्टिक यानी बेलोचदार मांग वक्र। बेलोचदार मांग वक्र वो मांग वक्र होता है जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन 10% होता है या बढ़ोतरी या घटोतरी, उसके परिणाम स्वरूप डिमांड में जो परिवर्तन होता है कि वो इस 10% की अपेक्षा कम होता है। मान लीजिए 9% हो, मान लीजिए 8% हो, लेकिन ये प्राइस में जितना चेंज हुआ उससे सदैव कम रहेगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु के मूल्य में यदि 10% बढ़ोतरी होती है तो उसकी मांग में 9% की घटोतरी होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे इनइलास्टिक या बेलोचदार मांग की संज्ञा देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा डिमांड कर्व है, आपका प्राइस OP1 है, प्राइस OP1 है। अब हम ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, मान लीजिए किसी वस्तु कारण से अब मांगी गई मात्रा OQ1 है, मूल्य में 10% की गिरावट देखी गई और हम आ जाते हैं OP2 पॉइंट पर। तो देखिए मांग में क्या हुआ? वृद्धि तो हुई है, लेकिन देखिए जितना स्पेस यहाँ पर है, ये स्पेस है, उतना स्पेस यहाँ पर नहीं हुआ, अर्थात उतनी वृद्धि नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये DD का जो स्लोप होता है, ये देखिए यहाँ पर स्लोप बहुत ज्यादा होगा। देखिए यहाँ दोनों की अपेक्षा ढाल ज्यादा हो जा रहा है, आप चेक कर रहे होंगे। नाउ है हमारे पास इलास्टिसिटी, जीरो इलास्टिसिटी। जब किसी वस्तु के मूल्य में चाहे बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, समझ रहे हैं, चाहे किसी वस्तु का मूल्य बढ़े या घटे बट डिमांड में कोई प्रभाव ना पड़े, डिमांड कोई चेंज ना हो, दैट इज क्या कह सकते हो? कोविड का भी ये देखे होंगे, ऑक्सीजन की कितने ऑक्सीजन के लिए लोगों ने प्राइस दिया। ठीक है, मैंने देखा कि बाद में मार्केट प्राइसिंग के लिए गवर्नमेंट भी आई, गवर्नमेंट का अच्छा रोल रहा, लेकिन जैसे आपकी जीवन रक्षक दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं हैं, तो जीवन रक्षक दवाएं हैं, तो ये जीवन रक्षक दवाएं का प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, इसकी डिमांड कांस्टेंट रहती है। तो OP1 से हम OP2 पर आ जाते हैं। तो जब हमारे पास चाहे मूल्य बढ़े या घटे बट डिमांड देखिए आपकी स्थिर रहती है, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इसे हम क्या होते हैं? पूर्णतया बेलोचदार कहेंगे। क्लियर है? नाउ अगला हमारे पास है पूर्णतया, कहते हैं इनफाइनाइट लोच, जिसका कहते हैं अनंत लोच। जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए तो मांग क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर किसी वस्तु के मूल्य में किसी कारण से थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, 1 रुपए की, अब मांग शून्य हो जाए। और मूल्य में अगर थोड़ी सी घटोतरी हो जाए तो मांग क्या हो जाए? मांग अनंत हो जाए। वैसे ऐसी वस्तुएं तो होती नहीं है ना कि मूल्य थोड़ा सा कम हो जाए तो आप इनफाइनाइट मांगने लगो, मूल्य थोड़ा सा बढ़ जाए तो डिमांड जीरो हो जाए। तो इसका जो होता है, इसमें जो डिमांड कर्व होता है, ये आधार अक्ष के समांतर होता है और पूर्ण प्रतियोगिता का डिमांड कर्व इसी तरह माना जाता है, लेकिन ये दैनिक जीवन में कभी इस प्रकार की वस्तुएं नहीं मिलती है। तो इस प्रकार की जो इलास्टिसिटी कहलाती है वो इनफाइनाइट इलास्टिसिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया आपके साथ 5 प्रकार की मांग की लोच। 5 प्रकार की मांग की लोच का तात्पर्य है कि आपकी मांग की लोच किस प्रकार से होती है। साथ ही आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, ये सारे कंपोनेंट आज हमने आपके साथ डिस्कस किया। हमें उम्मीद है कि आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी।